हेलो फ्रेंड्स, तो वेलकम टू एग्जाम भी पर आपका स्वागत है। मेरा नाम है रवि और आज की हमारी जो वीडियो है इसमें हम एसएससी जीएसटी के बारे में कुछ बातें करेंगे। पर उन बातों को करने से पहले यहाँ पर हम एक बार जो एसएससी जीएसटी का जो एग्ज़ाम पैटर्न है उसको देख लेते हैं। पेपर वन और पेपर टू दो अलग अलग डेट पे एग्ज़ाम कंडक्ट होता है और ओवरऑल दोनों पेपर की जो आपके जो मार्क्स आते हैं उनके बेस पे आपका फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार किया जाता है। पेपर वन कंप्यूटर बेस्ड मोड पे होता है यानी सीबीटी होता है। एमसीक्यूज यहाँ पर आते हैं और आपको ऑप्शंस को चूज करना होता है। देन पेपर टू टोटली डिस्क्रिप्टिव होता है, पेन एंड पेपर होता है। ये आपको यहाँ पर ऐसे लिखना होता है, साथ ही साथ आपको ट्रांसलेट करना होता है। ऐसे एंड ट्रांसलेशन आपके होते हैं 100 मार्क्स के और टोटल मार्क्स आपके बन जाते हैं 200। उसी तरह पहले पेपर जो होता है हमारा उसमें कुछ क्वेश्चन आते हैं हिंदी के, कुछ क्वेश्चन आते हैं इंग्लिश के, ठीक है। और ये भी टोटल क्या होता है 200 मार्क्स का होता है। अब इनके आधार पे जो है कट ऑफ बनती है। लेकिन कट ऑफ से पहले हम जो इस साल का हमारा एग्जाम है उसको देख लेते हैं। तो 2023 का जो एग्जाम है वो उसका नंबर ऑफ वैकेंसीज उन्होंने जो दी है वो दी है 307। पेपर वन आपको पता है हो चुका है 16 अक्टूबर को। उसके साथ ही जो पेपर टू है उसकी भी डेट आप सबको पता है कि आ चुकी 31 दिसंबर को इसका पेपर है, ठीक है। अब थोड़ा सा कट ऑफ जो लास्ट ईयर का कट ऑफ है आप सब देख सकते हो, 2016 तक का मैंने यहाँ पर दे दिया है। आप एक बार गो थ्रू हो सकते हो पेपर वन का, और फिर ये फाइनल कट ऑफ रहा जो है वो भी दे दिया है। लेकिन मैं यहाँ पर, जैसा कि मेरा हर बार का हमेशा से रहा है, कि हमें कितने साल पहले क्या कट ऑफ रही उससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। वेदर कि हम ये देखें कि जो लास्ट ईयर कट ऑफ थी और उसके एक साल पहले वाली अगर ज़्यादा से ज़्यादा देखनी है तो उसमें क्या ट्रेंड्स हमको नज़र आता है, मतलब उसमें कट ऑफ कहाँ तक गई है। तो जब मैं पेपर वन की बात करता हूँ तो 2022 में जो कट ऑफ थी वो जनरल के लिए थी 134 और फाइनल जो सिलेक्शन हुआ वो 257 पे। यानी कि पेपर टू की अगर बात करें तो जो पेपर टू में एटलीस्ट 124 मार्क्स लाया होगा वो जाकर यहाँ पर सेलेक्ट होगा, अदरवाइज सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। यानी 124 आउट ऑफ 200। उसी तरह अगर हम ओबीसी की बात करते हैं तो ओबीसी का पेपर वन पे सिलेक्शन जो हो गया था वो 110 मार्क्स पे हो गया था। बट जब हम फाइनल सिलेक्शन की बात करते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हो जिनके कम से कम 144 मार्क्स रहे होंगे आउट ऑफ 200 उनका फाइनल लिस्ट में नाम आया होगा, अदरवाइज नाम नहीं आया होगा, ठीक है। उसी तरह ईडब्ल्यूएस के साथ तो पता नहीं किस तरह का मजाक हुआ कि आप देखो 51 आया है पेपर वन में जहां पर, और वहीं दूसरी तरफ देखो तो ईडब्ल्यूएस का जो कट ऑफ फाइनल गया वो 252। मतलब क्या 201 नंबर कोई ला सकता है आउट ऑफ 200? तो ये तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। तो इन्हीं चीजों को देखते हुए दो चीजें तो बिल्कुल क्लियर हो जाती है कि केवल पेपर वन की कट ऑफ सर पार कर लें सिलेक्शन हो जाएगा क्या। सबसे बकवास बात है भाई, इससे कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। सर पेपर टू की तैयारी तो पेपर वन के बाद करते हैं ना, तैयारी बाद में करते हैं। तैयारी इसकी बाद में करेंगे भाई। पेपर वन क्वालिफाई कर लें उसके बाद हम पेपर टू की तैयारी करेंगे, वो भी बहुत ही यहाँ पर घातक हो जाता है। और बहुत से लोगों को तो लगता है पेपर टू की उतनी वैल्यू ही नहीं है, ठीक है, इसकी तो बहुत लेस वैल्यू, क्योंकि पेपर वन ही अगर क्लियर नहीं होगा तो पेपर टू किस काम का। तो अभी आप देखो पेपर वन क्वालिफाई करके भी क्या आपको सिलेक्शन मिल जाएगा, फाइनल लिस्ट में आपका नाम आ जा रहा है क्या? नहीं। आप सिलेक्शन पाने के लिए तैयारी कर रहे हो ना, आपकी तैयारी किस लिए है? ताकि आपको नौकरी मिल जाए। नौकरी मिलने के लिए एक चीज तो क्लियर है कि हमारा नाम फाइनल लिस्ट में होना चाहिए। अब फाइनल लिस्ट में नाम कब आएगा? जब आप पेपर टू बहुत अच्छा करोगे। और पेपर टू में इन्होंने साफ बोल दिया कि डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा, ठीक है। अब डिस्क्रिप्टिव पेपर की प्रॉब्लम क्या होती है कि वहां पर आपको अपनी लेखन जो आपकी कौशल होता है वो दिखाना होता है, ठीक है। आपको अपनी तर्क जो क्षमता है वो दिखानी पड़ेगी। अब सर रीजनिंग तो पूछी नहीं आती तो आप तर्क क्षमता क्यों लिख रहे हो? तो भाई जो निबंध पूछा जाता है वो निबंध लाइन टू लाइन लिख दिया एकदम, वो जो चीजें हैं एकदम ऐसे ही लिख दी, किसी बुक से पढ़ा और लिख दिया, तो वो उसका सिलेक्शन नहीं होगा, ठीक है। मार्क्स तो उसको मिलेंगे बट इतने मार्क्स की 124 एटलीस्ट 144 200 में से ये बहुत कम पॉसिबिलिटी है कि इतना मार्क्स उसको इजिली मिल पाए। तो यहाँ से पेपर टू की वैल्यू आप समझ गए कि पेपर टू और पेपर वन की भी, पेपर वन और पेपर टू दोनों की वैल्यू बहुत ज्यादा है। अब कुछ बच्चों का डायलेमा देख लेते हैं। सबसे पहले तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, भाई नोटिफिकेशन कब आएगा, ठीक है। तो नोटिफिकेशन की जरूरत है क्यों आपको, जब आप देख रहे हो कि ये एक रेगुलर वैकेंसी है, मतलब हर साल कुछ नंबर ऑफ पोस्ट, जैसा कि हमने पीछे भी देखा, देखो
अगर आप पेपर वैकेंसीज की बात करोगे तो देखो हर साल वैकेंसीज आप कह सकते हो कि एटलीस्ट 200 वैकेंसी, अगर इस साल और इस साल को हटा दो तो 200 वैकेंसी प्लस ही नजर आई है। ठीक है, एक आध बार थोड़ी सी कम ज्यादा हुई है, अदरवाइज 200 से ज्यादा वैकेंसी है और आपको सिलेक्शन चाहिए एक सीट पे। लेकिन अब आप अगर इस तरह से इंतजार करोगे कि पेपर कब, नोटिफिकेशन कब आएगा, और फिर नोटिफिकेशन जब आ गई तो एग्जाम डेट कब रिलीज होगी, फिर एग्जाम डेट आ गई तो भाई कट ऑफ क्या होगी। अगर आप ये वाली तैयारी पर बिलीव करते हो कि इस तरह से चलेंगे तो सिलेक्शन मुश्किल नहीं, नामुमकिन सा होता है, क्योंकि इस तरह सिलेक्शन होता ही नहीं है। सिलेक्शन कैसे होता है कि जो बच्चा ना पहले से एकदम प्रॉपर स्ट्रेटेजी पे अपनी वर्क करे। उसकी स्ट्रेटेजी क्या होती है, कट ऑफ, नोटिफिकेशन, इन सब के चक्कर में रहेगा ही नहीं, बिल्कुल नहीं रहेगा वो। ठीक है, पेपर वन वो पहले से तैयार करके बैठ जाएगा। पेपर वन का जो एमसीक्यूज होता है, आपको पता है कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उनको आप गाइड की तरह यूज कर सकते हो। अच्छी अच्छी बुक्स हैं उनको रिफर कर सकते हो, और वहां से पेपर वन का जो एमसीक्यू है आप उसको तैयार कर सकते हो। पेपर टू के साथ थोड़े से चक्कर हैं। पेपर टू आप मतलब बुक्स पढ़ के या फिर ऐसे ही नॉर्मल कोशिश करोगे तो कर सकते हो, बट वहां पर एक गाइडेंस की जरूरत आ जाती है, क्योंकि हम जब लिखते हैं तो हमें लगता है कि हम ऐसे लिख रहे हैं और ये अच्छा लिख रहे हैं। ठीक है, लेकिन जब वो दूसरा कोई इंसान चेक करता है, ठीक है, आपके सीनियर या कोई भी आपका जो गाइड, आपको गाइड कर रहा है, जब वो चेक करता है तो बहुत सारे नए आइडियाज वहां पर आते हैं, जो कि सिर्फ बुक से आपको मिल पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। ठीक है, मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि नहीं होता है, बहुत से बच्चे ऐसे भी हैं जो ऐसा भी कर लेते हैं, बट सबके साथ ये चीज नहीं हो पाती है। ठीक है, उसके बाद पेपर वन के साथ ही हफ्ते में क्या करता है बच्चा, वो कम से कम एक ऐसे तो जरूर लिखता है। सोचो, 100 मार्क्स के दो ऐसे आ रहे हैं 50-50 के। अगर आप पहले से लिख रहे हो तो बहुत सारी चीजों को आप रिफाइन कर ले जाओगे, आप नए नए थॉट्स क्रिएट करने लगोगे, आप एक ही बिंदु पे बहुत सारे विचार रख पाओगे। आप जो आपकी लेखन शैली है उसकी मतलब साफ सुथरी हो जाएगी। बहुत सारी जनरल जनरल से हम लोग गलतियां करते हैं, जिनको मैं थोड़ा सा आगे आपको बताऊंगा भी। जैसे कि पेपर पर जब हम लिखते हैं तो डॉट पेन से लिखते समय इतना कस के लिखते हैं कि उसका ना इंप्रेशन पीछे भी आ रहा होता है, और जब आप उस पेज पे कुछ लिखने ही जाते हो तो वो बहुत ही भद्दा नजर आता है, गंदा नजर आता है। ठीक है, तो ये सब चीजें कंट्रोल कैसे होंगी, क्या इसका जो एग्जामिनर होता है उसकी साइकोलॉजी पे कोई असर नहीं पड़ता है? बिल्कुल पड़ता है। सोचो आप कोई ऐसी जगह पर पढ़ रहे हो जो रफ है पेज, ठीक है, उस पे अगर आप कुछ लिख भी, कुछ अच्छा भी लिखोगे तो भी वो पढ़ते समय उसको उतने अच्छे से नहीं देखेगा, तो वो कहीं ना कहीं एक बैड इंप्रेशन क्रिएट करता है ना। एक बैड इंप्रेशन क्रिएट करता है, और जो आपके थॉट से जितने मार्क्स मिलने चाहिए थे वो नहीं मिल पाते हैं। तो ये चीज होगी, जनरल सी बात है। ठीक है, बच्चे बहुत सारे क्या करते हैं, रूल वाली लाइन जो कॉपी होती है उस पे लिखना शुरू कर देते हैं। भाई प्लेन पे लिखना होता है आपको, ठीक है, एकदम प्लेन पेपर लो और प्लेन पेपर पे लिखो। ठीक है, कोई भी उसमें लाइन वाइन नहीं खींचनी, बस आपको साइड में ऐसे करके दो लाइन खींच लेनी है मार्जिन मार्जिन के लिए। उसके बाद आपको जस्ट लिखना है, और कैसे लिखना है वो सब हम वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। ऐसे वाली वीडियो आप इससे पहले पढ़ी होगी, आप उसको अच्छे से देख सकते हो, वहां से समझ सकते हो। तो ये जनरल सी मिस्टेक्स है जो हम करते हैं, और फिर पेपर वन के बाद इन सब चीजों पे इतनी जल्दी वर्क कर पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो ये चीज हो गई। तो निबंध क्या हुआ, एक हफ्ते में कम से कम एक निबंध तो वो जरूर लिखता है, और फिर उसको बैठ के सोचता है। पेपर वन जैसे ही कंप्लीट होगा, कट ऑफ के चक्कर में ना पड़ के वो तुरंत क्या प्रैक्टिस करेगा भाई, ट्रांसलेशन की और ऐसे की। तो वो उसकी स्ट्रेटेजी और उस तरह वर्क करता है, और फाइनल सिलेक्शन वो ले लेता है। क्यों? क्योंकि वो इन सब चक्करों में नहीं पड़ा, ये पीछे वाले जो चक्कर थे। ठीक है, तो आप ये बात तो समझ गए होगे। तो हमें क्या करना है, हमें करना ये है कि देखो वैकेंसी हर साल आनी है, ऐसा नहीं है कि वैकेंसी एक साल भाई बीच में गड़बड़ हो गया था ड्यू टू कोविड, बट वैकेंसी रेगुलर है, आपको ये चीजें पता है। जब वैकेंसी रेगुलर है तो इस बार हो सकता है कि आपके मार्क्स बन रहे हैं, देखो थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। किसी के मार्क्स बन रहे होंगे 120 या इससे कम, ठीक है, यूआर कैटेगरी में। तो भाई मुश्किल है सिलेक्शन उसका ना। झूठ झूठ बोलूं आपको कि नहीं हो जाएगा, पेपर बहुत टफ था, थोड़ा सा मुश्किल है। अब कट ऑफ बहुत नीचे चली जाए, मैं उसको यकीन करता नहीं उन बातों में, क्योंकि हर साल कट ऑफ ऊपर की तरफ ही जाती है, नीचे रेयर है, क्योंकि बहुत से बच्चे पहले से डेडिकेशन के साथ तैयारी कर रहे होते हैं। ठीक है, तो कट ऑफ 120 से नीचे वाले तो बच्चे मुश्किल है कि उनका हो पाएगा, है ना। तो ये आपको यहाँ पर तो ध्यान रखना है कि हमें अच्छे से करना है। अब इस साल छोड़ो, अब आप ये सोचो कि जिनका हो रहा है पेपर टू के लिए, वो तो एकदम निबंध पे, अब वो उनके लिए कोई स्ट्रेटेजी है ही नहीं, वो एकदम निबंध लिखे, ट्रांसलेशन करे, दिन में दो दो निबंध, तीन तीन निबंध लिखे, ट्रांसलेशन करे और तैयारी ले। लेकिन जो बच्चे अब अगली बार के लिए तैयार होने वाले हैं, ठीक है, तो वो पहले से ही अपना जो पेपर टू है ना, उसको बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लें। देखो ये चीजें ऐसी, जैसे ट्रांसलेशन हो गया। अब ये बताओ इसमें क्या नया क्वेश्चन कोई बन जाएगा क्या? नहीं, इंग्लिश के वही जनरल से रूल लगने हैं, और आप ट्रांसलेशन आसानी से कर सकते हो, और 100 मार्क्स का आ रहा है, तो यहाँ से 80 मार्क्स लाना क्या डिफिकल्ट होगा?
ऐसे एक ट्रांसलेशन का मैंने वीडियो भी आपको एक सैंपल डाला था, 2017 का एक पेपर मैंने सॉल्व कराया था, तो वहां पे भी मैंने आपको दिखाया कि बहुत टफ वर्ड, द हिंदू जैसी चीजें क्या हमें पढ़नी पड़ रही है क्या इसके लिए। तो मैंने वहाँ पे आपको वर्ड से समझाया कि नहीं, ऐसा कोई भी चीज हम नहीं भी पढ़ेंगे तो भी हमारा काम चल रहा है, बशर्ते कि हमारी प्रैक्टिस अच्छी हो। ठीक है, अब दूसरी बात थी ऐसे की। अब यहाँ पर क्या होता है सर, ये भी 100 मार्क्स का है, क्या यहाँ पर हम 80 ला सकते हैं? भाई पॉसिबल है, 80 लाना कोई बड़ी बात नहीं है, पॉसिबल है। लेकिन क्या हम इसको 70 मान ले तो क्या दिक्कत है? हम 70 कह रहे हैं, हम 30 नंबर का मार्जिन ले रहे हैं, 70, क्योंकि ऐसे में बहुत सारी चीजें होती है, एग्जामिनर का माइंडसेट अलग हो सकता है आपसे, वहां पर थोड़ा सा फ्लक्चुएशन देख सकते हो आप। बट ट्रांसलेशन के साथ ये इशू है ही नहीं, ट्रांसलेशन अगर आपने सही किया है तो मार्क्स तो मिलेंगे ही मिलेंगे, क्योंकि वहां पर ऐसा तो नहीं है कि आपका विचार कुछ अलग होगा, उनका विचार कुछ अलग होगा। अब जो रूल कहता है आपने ट्रांसलेशन उस हिसाब से किया है, भाव आपने सही रखा है, मतलब जो एसेंस होता है ट्रांसलेशन का या सेंटेंस का, वो अगर आपने सही दिया है तो नंबर आपको मिल ही जाएंगे। ऐसे में थोड़ी फ्लक्चुएशन होती है। बट आप जब देख रहे हो ना, आपने 80 मार्क्स ट्रांसलेशन के और 70 मार्क्स इसके किए, तो 150 आपके बन गए। अब आप कोई भी कट ऑफ देखो पीछे की, आप यहाँ पर कोई भी कट ऑफ देखो, ठीक है, मतलब ईडब्ल्यूएस वाली तो छोड़ ही देना, वो बहुत ही ज्यादा थी, उसमें आपको पेपर 1 पे भी वर्क करना पड़ेगा। अदरवाइज आप जो 2021 की कट ऑफ थी, आप इसको यहाँ पर देखो, क्या यहाँ पर आपको दिख रहा है 150 से ज्यादा का गैप दिख रहा है क्या पेपर 1 और पेपर 2 के बीच में, मतलब फाइनल सिलेक्शन और पेपर 1 के बीच में? ठीक है, ये एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन किस वजह से? क्योंकि बच्चों ने शायद पेपर 1 में बहुत ही हल्के में लिया और फिर पेपर 2 तो उसने एकदम हालत ही खराब कर दी। तो ऐसा नहीं दिख रहा है आपको ना, आप देख सकते हो कि भाई अच्छा पेपर 2 अगर आपने अच्छे से कमांड कर लिया, एटलीस्ट 150 मार्क्स लेके आ रहे हो, फिर पेपर 1 का एमसीक्यू वाला पोर्शन अगर आपने जनरली 120 तक भी कर रखा है तो जोड़ लो इसमें 150 और आप अल्टीमेटली पहुंच जाओगे 270 पे। और अभी तक की कट ऑफ में 270 किसी भी उसमें है ही नहीं, जर्नल की बात मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, नहीं है। तो आप इजिली क्या होगा, और 120 तो पेपर 1 पे कट ऑफ भी नहीं है, उससे ज़्यादा ही है, तो आप यहाँ पर अगर 130 135 लेके आ रहे हो और फिर आप प्लस उसमें 150 करते हो, तो आपको फाइनल रिजल्ट जाकर बनता है 280 और 285। ठीक है, जिसमें 100% ऐसा रहेगा कि आपका सिलेक्शन होगा ही होगा। लेकिन फिर से उसमें जरूरी क्या है, पहले से तैयारी, पूरी रणनीति आपकी पहले फिक्स होनी चाहिए कि आपको क्या करना है। ठीक है, बिल्कुल भी इफ एंड बट होना ही नहीं चाहिए, प्रॉपर स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, उस पर वर्क होना चाहिए, प्रैक्टिस होनी चाहिए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, वो बाबू सोना जैसी बातें होती हैं कि भाई नोटिफिकेशन और ये फिर आएगा, फिर मैं ऐसे की तैयारी करूंगा, सर रफ पेज पे लिखूं, सर अभी ऐसे नहीं लिखता हूँ, अभी सिर्फ पढ़ रहा हूँ। पेपर के आपके 45 डेज ओनली हैं, और बहुत से बच्चे अभी भी हैं कि सर ऐसे मैं नहीं लिख रहा हूँ, अभी अभी मैं सिर्फ पढ़ रहा हूँ कि ऐसे लिखना कैसे है। अरे भाई जब लिखना स्टार्ट करोगे ना, तब दिमाग चलना स्टार्ट होगा। आप सिर्फ दूसरों को देख के ऐसे नहीं लिख सकते हो, ये बात दिमाग में डाल लो। और सिलेक्शन लेना है तो थोड़ा सा मेहनत करो, ऐसे लिखो, और उसके बाद ही कुछ हो पाएगा। अब इसमें एग्जाम भी क्या रोल प्ले कर सकता है, तो एग्जाम भी देखिए, इसमें हम आपको जो पेपर 1 है उसकी तो तैयारी पूरी करवा ही रहे हैं। ठीक है, पेपर 1 में आप जो भी एमसीक्यूज हैं उसमें आपके एसआर सर हैं, आपको ट्रांसलेशन से रिलेटेड जो भी चीजें आती हैं, इंग्लिश हिंदी, वो सारी कराई जाएंगी। इंग्लिश के लिए प्रॉपरली सताक्षी मैम है, ठीक है, एक्स ये बैंक प्योर रह चुकी हैं, तो इन्होंने, इनको सब पता है कि किस तरह से ट्रांसलेशन या किस तरह से हमें अनुवाद वगैरह को करना होता है, तो वो इंग्लिश की पूरी गाइडेंस आपको प्रोवाइड करेंगी। फिर शिल्पा मैम है, उसके साथ उनके साथ ही प्रतिमा मैम है, ये हिंदी के लिए हैं। आपको हिंदी में किस तरह से क्या क्या तैयार करना चाहिए, कौन सी चीज़ें किस तरह से पढ़नी चाहिए, वो सारी चीज़ आपको सिखाई जाएंगी। यहाँ पर ऐसे के लिए मैं आपको हेल्प करूंगा कि ऐसे आपको लिखना कैसे, कैसे आप स्टार्ट कर सकते हो, आइडियाज़ कैसे होने चाहिए, ये सारी चीज़ों के लिए मैं आपकी यहाँ पर हेल्प करूंगा। बेसिकली पेपर 2 में हम आपकी जो ऐसे वगैरह होते हैं उनको चेक वगैरह करके आपको जनरली बताऊंगा। बहुत सारे बच्चे हैं जिनको इस समय मैं पढ़ा भी रहा हूँ, उनका जो एक बेसिक था कि सर मैं ऐसे नहीं लिख पाता था, मुझे डर सा लगता था, अभी वो ऐसे आराम से लिख भी रहे हैं। तो वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर इसमें प्रोवाइड करते हैं। तो फिलहाल तो वीडियो में इतना ही था। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर कोई भी जानकारी आपको लेनी है, किसी भी मतलब ऐसे या किसी भी चीज़ से रिलेटेड कोई भी जानकारी है, तो आप कमेंट कर सकते हो। अदरवाइज आप जो ये नीचे नंबर दिया गया है 9205524028, इस पे कॉल करके अपनी क्वेरीज को पूरा कर सकते हो। सो थैंक यू ऑल।